All right. कहते हैं कि there is nothing more important than safe and secure home. और ये बात तो इस पेंडेमिक ने ऐसे समझा दी है कि घर नहीं तो सुरक्षा नहीं, जान नहीं। बिल्कुल। तो इसी बात को समझते हुए हर साल on 15th of November, this day is observed as Home Safety Day. अब क्योंकि इस पेंडेमिक में घर में रहना लंबा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी बातें भी लंबी होनी चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस भी बड़ी होनी चाहिए। और ऐसा ही सोचा है गोदरेज लॉक्स ने भी, जो कहता है हर घर सुरक्षित। तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि होम सेफ्टी डे नहीं, वीक मनाया जाएगा और इसे मनाते हुए मतलब सीरीज ऑफ फेसबुक लाइव होंगे जिसमें सीरीज ऑफ पर्सनालिटीज आएंगी जो कहीं ना कहीं इस होम सेफ्टी का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, उस पर जानते हैं, उस पर उनकी एक्सपर्टीज है। एक ऐसा ही फेसबुक लाइव आज मैं लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके जैसी रानी और आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर विजय राघवन, सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। वेलकम। Hello, hello Rani, welcome and thank you for inviting me इस टॉक के लिए। एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दैट आई एम फ्रॉम द सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यस बॉम्बे। टिस, यस टिस डेफिनेटली। तो टिस की बात हुई है तो चलिए, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, अगर मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछूं एंड लाइक योर एसोसिएशन विद टिस, वो कैसा है उसके बारे में पूछूं। बहुत लंबी कहानी है। मैं टीआईएसएस में 1987 में हम्म। एज अ स्टूडेंट हम्म। सोशल वर्क की डिग्री प्राप्त करने के लिए एंटर किया था जी। और तब से पीछा नहीं छूटा है। अ, आपको छोड़ा नहीं है उन लोगों ने। मैंने भी उनको नहीं छोड़ा। तो जी। व्हेन आई फिनिश्ड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क with स्पेशलाइजेशन इन क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, हम्म। और उसी वक्त में सेकेंड ईयर में हमारा फील्ड वर्क प्लेसमेंट्स होते हैं, हम्म। जहाँ हमको स्टूडेंट्स को अलग अलग प्लेसमेंट्स में फील्ड वर्क के लिए भेजा जाता है एज पार्ट ऑफ द मास्टर्स डिग्री, ओके। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। तो जी। सेकंड, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो हम्म। मुझे आर्थर रोड जेल भेजा गया था फील्ड वर्क के लिए। और मैं बिल्कुल यंग 20-21 साल का यंग लड़का था, और यू कैन हम्म। इमेजिन द थ्रिल ऑफ हैविंग टू गो इनसाइड अ प्रिजन एंड फाइंड आउट कि अंदर क्या चल रहा है और कैसे वहाँ किया जा सकता है। हम्म। तो वहाँ से ही शुरू हो गया। और एक बार मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मेरी जो टीचर थी टीआईएसएस में, जो मुझे सुपरवाइज कर रही थी फील्ड वर्क में, जी। डॉक्टर सनोवर सानी नाम है उनका। हम्म। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि क्या हम लोग साथ में कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं फुल टाइम। और इसी तरीके से प्रयास नाम की एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू की, जो रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स और विमेन इन प्रोस्टिट्यूशन और चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इन ग्रुप्स के साथ काम करती है। तो ओके। इस प्रोजेक्ट को अभी मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं। और हम्म। पहले तो 15 साल मैं वहीं उसी प्रोजेक्ट में फुल टाइम काम कर रहा था, जो टिस का प्रोजेक्ट है। और हम्म। 2005 में मैंने टीआईएसएस ज्वाइन किया एज अ फुल टाइम फैकल्टी, और ओके। अभी फिलहाल मैं उसी सेंटर में हूँ एज अ प्रोफेसर। तो ये ओके। स्टोरी है मेरी इस टीआईएसएस। इंटरेस्टिंग है एंड वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां ना हम दूर से देखते हैं, लेकिन हम जानने की वो जो उत्सुकता होती है, वो रहती है कि वहाँ क्या होता होगा। तो अगर आपने जैसे भी प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की थी कि प्रैक्टिकल फील्ड पे उतरते हैं, तो उसके साथ आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? राइट। सो जब पहली बार मैं प्रिजन में एंटर हुआ था, तो मुझे भी हम्म। वैसे ही डर लग रहा था जैसे आम लोगों को डर लगता होगा कि जेल में क्या होता होगा, जेल कैसा क्या है। होता सबसे पहले तो अंदर जाने के बाद जो एक यंग ऑफेंडर्स का एक सेपरेट बैरक है होता है प्रिजन में। है? जो 18 से 21 साल के उम्र के जो लड़के हैं, उनको एक अलग बैरक में रखा जाता है। एक बैरक में करीब 100 से लेके 150 लोग को रखा जाता है। हम्म। कैपेसिटी तो कम है, कैपेसिटी करीब 75-70 के आसपास है, लेकिन ओवर क्राउडिंग आपको शायद पता ही होगा कि हमारे जेलों में ओवर क्राउडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
तो जी, जी, बिल्कुल। उस जेल में, उस बैरक में जब मैं पहली बार एंटर हुआ तो शुरू शुरू में मैं भी बहुत डर रहा था कि कैसे रिसीव किया जाएगा, किया मुझे कैसे रिसीव किया जाएगा। लेकिन विद इन 10-15 मिनट्स मेरे पूरे जो जो भी मेरे मन में थे डर या थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन, वो अपने आप मेल्ट हो गया। क्योंकि मैंने ये देखा कि जो जिनको हम सो कॉल्ड क्रिमिनल्स के नाम से जानते हैं, उनके सींग नहीं होते। और हिंदी फिल्मों की तरह उनमें से कोई अजीबो गरीब उनके कोई मैनरिज्म्स नहीं होते। कोई आंख में कोई पैच नहीं लगाता, और कोई चलते वक्त थोड़ा ऐसे लंगड़ाते हुए नहीं चलता, जो हमारे मन में एक इमेज है क्रिमिनल्स के बारे में। नॉर्मल पीपल के तरह थे वो। और जो जब उनके बारे में जो केसेस जो उनके खिलाफ थे वो सुनने से थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति क्या ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व कैसे हो सकता है, ये सवाल मन के अंदर पैदा हो रहा था। हम्म, तो बेसिकली ज़्यादातर जो लोग ये प्रिजन में पाए जाते हैं, वो बहुत ही लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं। 80% जो हैं, जो हमारे प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट है 2019 की, जो हम्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, उसके हिसाब से मोर देन 85% ऑफ पीपल इन प्रिजन जो हैं, वो या तो SC ST OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में से आते हैं। ज़्यादातर पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं। मोर देन 40% ऐसे हैं जिनका या तो इलिटरेट हैं या उनका एजुकेशन क्लास 10th के ऊपर का नहीं है। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, घर में शायद अल्कोहलिज्म के का प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कई इनमें से ऐसे हैं जो सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार हैं। तो ज़्यादातर जब आप उनके साथ काम करने लगते हो, तब आपको थोड़ा सा ऑलमोस्ट ऐसे लगने लगता है कि ये व्यक्ति शायद विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस है, रादर दैन जिसको हम ऑफेंडर या क्रिमिनल मानते हैं। राइट, दूसरी राइट। बात ये भी है कि इसमें ज़्यादातर जो प्रिजन में अंदर आते हैं वो फर्स्ट टाइमर्स हैं। मोर हम्म, देन 80-90% जो जेल में आते हैं वो पहली बार अंदर आए हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हैबिचुअल्स हैं, मतलब उनका बार बार आना जाना है, पेशेवर क्रिमिनल जिसको मान सकते हैं, या जो गैंग से रिलेटेड है, या ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो जेल के अंदर। हम्म। सर, आपने बोला कि विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब ज्यादातर जो है वो हो जाते हैं। अब शिक्षा की कमी कह लीजिए आप, या जो जो बुनियादी जरूरतें हैं वो नहीं मिल पा रही, तो कुछ सूझ नहीं रहा है, तो छोटी हम्म, मोटी चोरियां करते हैं, रॉबरी हम्म, करते हैं, हम्म, कुछ करते हैं। लेकिन इन लोगों की कोई ट्रिगर पॉइंट होते हैं क्या, स्पेशली यंग ऑफेंडर्स के अगर बात? या सी कोई व्यक्ति जब कोई क्राइम करता है, हम जब उससे जब हम उसको उसके बारे में जानते हैं, जी। या तो न्यूज़पेपर के थ्रू जानते हैं कि कोई इंसिडेंट हो गया, बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसमें एक हम्म, छोटा सा एक कॉलम आता है कि जिसको अरेस्ट किया गया है वो फलाना फलाना उसका बैकग्राउंड है, वगैरह वगैरह। और या तो हम फिल्मों में देखते हैं या कहानियों किताबों में पढ़ते हैं कि जो ऑफेंडर है वो हम्म, क्या है। लेकिन असली ज़िंदगी में क्राइम जो है वो सडनली कोई नहीं करता। वो हम्म, एक की ज़िंदगी का एक जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट है। हम्म, जहाँ वो क्राइम में फंस जाता है या क्राइम की तरफ उसकी हम्म, आगे चलने लगता है वो। और हम्म, इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो ये है कि परिवार का जो माहौल है वो कैसा है। घर में हम्म, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है, या मारपीट हो रहा है, या घर की परिस्थिति ही बहुत ही ख़राब है, हम्म, वो एक ट्रिगर पॉइंट किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में हो सकता है। दूसरा जो है उसकी जो संगत है, जो उसकी किस हम्म, तरह के दोस्तों के साथ वो उठता बैठता है, अपनी शाम किसके साथ हम्म, बिताता है, जी। आदतें किस तरह की होती हैं। हम्म, लाइफस्टाइल एक बन जाता है जिसको फिर जिसकी एक फिर से एक थोड़ी सी आदत हम्म, जैसी बन जाती है। और तीसरी बात ये है कि नौकरी या एम्प्लॉयमेंट या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एक यंग व्यक्ति के लाइफ में बहुत अहमियत रखता है, वो उसकी क्या सिचुएशन है। मेरे हम्म, पीएचडी में जो मैंने पीएचडी किया था, जो यूथ ऑफेंडर्स जो गैंग्स में इन्वॉल्व हैं, एक्सटॉर्शन, जैसे जिसको आप जानते हैं, एक्सटॉर्शन मतलब जो अ, जी, जी, हाँ फिरौती, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हम्म, एक्सटॉर्शन क्राइम में जो ये यूथ इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर मैंने स्टडी की थी, और वही मेरा पीएचडी का टॉपिक था। तो उसमें मैंने ये देखा कि क्रिमिनलाइजेशन के तीन साइट्स हैं,
साइट्स, मतलब तीन तीन पॉसिबल लोकेशंस हैं जहां क्रिमिनलाइजेशन किसी का होता है। पहला अच्छा। है, हाँ, पहला है एरिया ऑफ रेसिडेंस। जिस एरिया में वो व्यक्ति रहता है वहाँ का माहौल अगर नेगेटिव है, क्रिमिनल है, वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज चलते हैं, या वहाँ पे गैम्बलिंग है, बहुत सारे दारू के अड्डे हैं, या इस तरह का एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है, वो एक फैक्टर होता है। दूसरा है वर्क प्लेस, जहाँ वो काम करता है वहाँ पे भी कई कई बार ऐसे हो जाता है कि इलीगल काम चल रहा है, या कि काम के साइट पे उसके साथ कोई नाइंसाफी होती है, जैसे कि उसको उसकी जो पगार है वो उसको नहीं दिया गया, या उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया गया, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। और तीसरा जो साइट है क्रिमिनलाइजेशन का, जो मुझे समझ में आया, वो है जेल। जेल में आने के बाद लोग जो जो बहुत ही ऑर्डिनरी ऑफेंडर है, पेटी ऑफेंडर है, वो बड़ा क्रिमिनल बनने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अंदर वो ऐसे लोगों के कंपनी में उठता बैठता है, जो क्या कहते हैं, अलग अलग किस्म के क्राइम करके आए हैं, और अगर उसको सही समय पर सपोर्ट नहीं मिला तो ये जो लोग हैं वो उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि उनको इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो ये कुछ फैक्टर्स, ट्रिगर पॉइंट्स की अगर आप बात करते हैं। इसके अलावा ट्रिगर पॉइंट ये है कि फैमिली सिचुएशन क्या है, सब्सटेंस अब्यूज का कोई हिस्ट्री है क्या, या ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं किसी भी व्यक्ति के। लोकेशंस की आपने बात की तो पहला था माहौल, दूसरी थी मजबूरी, और तीसरा चस्का था। या या एक बार जेल में जाने के बाद आप बाहर निकलने के बाद दोबारा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस बात की ग्रेविटी हम्म हम्म समझना जो है, उसके लिए क्रिमिनल्स को समझना बहुत जरूरी है। हम्म आपने यानी कहीं ना कहीं इस सवाल का सर जवाब दे दिया कि यस, फैमिली और जो संगत है वो बहुत बड़ा कारण होता है, वो जो माहौल है, बहुत बड़ा कारण होता है छोटे मोटे क्राइम्स से, जैसे जो शुरू होते हैं क्रिमिनल्स। अब कारण हम समझ गए सर, या सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो क्या लगता है आपकी रिसर्च या आपका जो भी आपने काम किया है उसके हिसाब से आप पुलिस ऑफिसर्स को या प्रिजनर्स को किस किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, क्या करते हैं? ओके, तो एक तो ये है कि जहाँ तक पुलिस ऑफिसर्स का जो सवाल है, जेल में जो है वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं, वो प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं। जेल का डिपार्टमेंट अलग है और पुलिस का डिपार्टमेंट अलग है, और दोनों की जो ट्रेनिंग है वो अलग है, क्योंकि पुलिस को जो ट्रेन किया जाता है वो उनको इन्वेस्टिगेशन टेक्निक सिखाए जाते हैं, क्राइम को कैसे पकड़ना है, क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है, एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है, ये एक उनका बेसिक ट्रेनिंग का भाग बनता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये पुलिस का रोल होता है। एक प्रिजन ऑफिसर का रोल करेक्शनल ऑफिसर कहा जाता है उसे। उसका जो ट्रेनिंग है उस पर ये फोकस किया जाता है कि जो व्यक्ति आपके कस्टडी में एक बार आ चुका है वो बदले कैसे, वो कैसे, उसका सुधार कैसे हो, उसका पुनर्वसन कैसे हो, वो रिहैबिलिटेट कैसे हो, उसके लिए जो नॉलेज उसको ट्रेनिंग में उसको दी जानी चाहिए, जो साइकोलॉजी की नॉलेज है, सोशियोलॉजी की नॉलेज है, अलग अलग जो सोशल वर्क मेथड्स के नॉलेज है, इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। हालांकि जिस लेवल तक वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो लेवल तक नहीं हो पाता है, हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी है, और जो प्रिजन के ऑफिसर्स हैं उनको जो रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ओवरवर्कड हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मोर देन 30% स्टाफ वेकेंसीज हैं प्रिजन डिपार्टमेंट्स में, कि जो पोजीशंस खाली पड़े हुए हैं क्योंकि उनको भरा नहीं गया है फॉर वेरियस रीजंस, और इसके लिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर आता है कि जो भी काम उनको दिया गया है, जो काम 10 लोगों ने करना चाहिए वो 7 लोग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन पे कितना इसका प्रेशर आता है। जहाँ तक प्रिजनर्स का सवाल है, तो प्रिजनर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है जो जिसे हम कहते हैं अंडर ट्रायल, मतलब कि हाँ, उसकी ट्रायल अभी पूरी नहीं हुई है, और दूसरा है जो कन्विक्ट किया गया है, जिसकी सजा सजा साबित हो गई, उसका क्राइम साबित हो गया है। तो जो प्रिजन डिपार्टमेंट है, जो रिहैबिलिटेशन का जो भी काम होता है वो ज़्यादातर वो कन्विक्टेड पॉपुलेशन के साथ होता है,
और उनके लिए अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग्स प्रिजन के अंदर भी दी जाती है, जिसमें कारपेंट्री है या कि प्लम्बिंग है, वायरिंग है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है। और अंदर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी चलाए जाते हैं बड़े बड़े प्रिजन्स में। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे है, नासिक है, औरंगाबाद है, कोल्हापुर है, ऐसे जो बड़े बड़े प्रिजन्स हैं वहाँ कन्विक्टेड पॉपुलेशन को रखा जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चलाए जाते हैं अंदर, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कारपेट वीविंग है, इस तरह के इंडस्ट्रीज चलाए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कोलैबोरेट करके कई इंडस्ट्रीज अंदर चलते हैं, जिसमें प्रिजनर को ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में काम करते वक्त उनको वेजेस भी मिलते हैं। उसका फिक्स रेट भी है कि कितना वेजेस उनको मिलना चाहिए। ये जहाँ तक कन्विक्टेड पॉपुलेशन की बात हुई। लेकिन जो अंडर ट्रायल पॉपुलेशन है, तो बाय लॉ उनको आप काम नहीं दे सकते, क्योंकि दे आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये लॉ का कहना है। इसलिए किसी को आप जबरदस्ती उनसे काम नहीं करवा सकते। हाँ, इस वजह से अंडर ट्रायल्स के साथ कुछ खास अंदर प्रोग्राम्स नहीं चलाए जाते, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा लॉस इसलिए है क्योंकि अंडर ट्रायल्स जो हैं हमारे देश में केसेस को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। एक छोटे से केस में भी व्यक्ति को शायद 1 साल या 2 साल तक अंदर रहना पड़े, और अगर सीरियस ऑफेंस है तो हो सकता है 4, 5, 6, कुछ केसेस में इवन 8-10 साल भी अंदर एज एन अंडर ट्रायल वो रह सकता है। और इतने समय तक खाली बैठे रहना और बिना कोई कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, तो जो भी स्किल्स उसके पास शायद पहले थे वो भी वो भूल जाता है। और बाहर आने के बाद सिवाय इसके कि उसने अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ उसकी दोस्ती हुई है जो शायद क्राइम्स के अलग अलग तरीके करना जानते हैं, और अगर उसके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो ये व्यक्ति शायद उस रास्ते में फिर से जा सकता है। तो इस पूरे सिचुएशन में मेन पॉइंट जो सामने आता है कि जो भी व्यक्ति अंदर है उसको अगर सही किस्म का लीगल सपोर्ट मिला है और सही किस्म का फैमिली सपोर्ट मिला है तो शायद वो क्राइम में वापस नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको लीगल सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, और शायद मजबूरन उसे फिर से क्राइम के रास्ते में जाना पड़े। तो समाज में कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं और काम चाहिए। यस यस। अच्छा सर, बेरोजगारी के बारे में मैं बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे आसपास भी ये कह रहे हैं कि इस पेंडेमिक में क्योंकि काम कम हुए हैं, राइट, छोटी चोरियां और ये जो रॉबरीज और ये है सब बढ़ेगा। या क्या लगता है सर? ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मतलब मैं इसके बारे में बहुत श्योर नहीं बोल सकता कि क्राइम बढ़ने वाला है। हालांकि जो कुछ इनिशियल ट्रेंड्स दिख के आ रहे हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि एटलीस्ट जो पेटी क्राइम्स हैं वो शायद बढ़े होंगे। लेकिन मेरा जो मानना ये है कि सिर्फ गरीबी या सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट किसी को क्राइम के प्रति नहीं ढकेलता है। अगर वो बात होता तो आज हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है और हमारे देश में जो गरीबी का जो रेट है उसको अगर हम देखें तो हमारा क्राइम रेट बहुत हाई होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया का क्राइम रेट काफ़ी लो है कंपेयर टू मेनी ऑफ दीज कंट्रीज। और इसलिए क्राइम के लिए पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। लेकिन इसके अलावा बहुत अदर फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि फैमिली रिलेशनशिप्स कैसा है, सपोर्ट कैसे मिल रहा है उसको, और फीलिंग ऑफ वांटेडनेस है या नहीं उस व्यक्ति के अंदर। हमारे काम में से एक चीज़ हमने देखा है कि रिहैबिलिटेशन में 4 फैक्टर्स निकल के आए हैं। एक है स्टेबल शेल्टर। किसी भी व्यक्ति को अगर आप चाहते हो कि वो अपनी ज़िंदगी एक पॉजिटिव तरीके से गुजारे तो उसका शेल्टर कम से कम स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसका रहने का छत होना चाहिए, एक जगह हो, हाँ, एक जगह हो जहाँ रात को वो जाके सो सके। ऐसा नहीं कि आज यहाँ सोए, कल वहाँ सोए, परसों वहाँ सोए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, स्टेबल शेल्टर। दूसरा है स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, कि कहीं ना कहीं उसको रोजी रोटी के लिए उसका एक ठिकाना है जहां वो जाके काम कर सकता है और उसको काम से एक मतलब, एक मीनिंग भी मिलता है। काम सिर्फ
पैसे के लिए इंसान काम नहीं करते, कई हम में से कई लोग हैं जो पैसे के लिए भी काम करते हैं, कई लोग हैं जो काम करते हैं वो उससे उनको मज़ा भी आता है। तो जी ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है रिलेशनशिप्स, उसके ज़िंदगी में किस तरह के रिलेशनशिप्स है, अगर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स हैं, अगर उसे प्यार मोहब्बत मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों के थ्रू, तो शायद वो क्राइम के प्रति नहीं जाएगा, क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। और चौथा है उसकी एडिक्शन की कोई हिस्ट्री है क्या। अगर एडिक्शन का हिस्ट्री है, ड्रग्स को लेके आप बात करो या अल्कोहल से लेके बात करो, तो उसका भी एक असर क्राइम के ऊपर पड़ता है। सो मैं ये नहीं मानता कि टोटली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो एम्प्लॉयमेंट अगर लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो तुरंत क्राइम बढ़ जाएगा। शायद वो एक फैक्टर है, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है। सर, जैसे आपने मुझे अलग-अलग कारण बता दिए, नशा, लत बता दिया, परिवार की मजबूरी बता दी, 2 रोटी का इंतज़ाम नहीं है, घर नहीं है, ये सारे कारण आपने मुझे बता दिए। हुँ, ये भी कहा कि कई बार इन कारणों में फँसने के बावजूद ऐसा नहीं है कि सभी लोग क्रिमिनल्स बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब जब दूसरा अच्छी वाली बात अगर हम कहें कि जहाँ एक इंसान के पास वो तमाम हालात हैं जो उसे मजबूर कर सकते हैं अपराध करेक्ट, करने, करेक्ट, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। राइट। जैसे आपने अमेरिका अमेरिका का मुझे एक एग्जांपल दिया। तो मैं ये समझूं कि हमारे यहाँ जो आप संस्कार कह लीजिए, मैं कहूँ ये जो समाज की जो इम्पोर्टेंस है, यस, यस। क्या ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है ये लोगों को या वापस आने श्योरली ये जो कई एक थियोरी है कि जो आपने कहा कि उसी वातावरण में एक व्यक्ति क्राइम की तरफ जा सकते हो, हमारा टिपिकल 1980s का जो हिंदी फिल्म हुआ करता मतलब था, दीवार के शशि कपूर दीवार का जो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की जो बात होती है, हाँ, तो उस तरह का सिचुएशन का जो एनालिसिस अगर हम करें तो उसमें एक थियोरी जो है वो है आपका सेल्फ कंट्रोल लेवल्स कैसा है। क्योंकि हम सब में एक लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है, और वो जो सेल्फ कंट्रोल का जो लेवल है उससे वो हमारे सेल्फ इमेज से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा सेल्फ इमेज पॉजिटिव है तो हम्म, हमारा सेल्फ कंट्रोल लेवल भी बहुत स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। तो जब किसी का सेल्फ इमेज नेगेटिव हो जाता है तो उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं रहता कि वो अपने आप को कंट्रोल करके रहे। तो और इसमें फैमिली और सोसाइटी का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि हमारे देश में जो जिस तरह के समाज में हम रहते हैं उसमें समाज का दबाव इंसानों पे काफ़ी है कंपेयर टू कई ऐसे देश जहाँ पे जिनको हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं। जी हाँ, तो इंडिविजुअलिज्म जहाँ बढ़ेगा वहाँ लिबर्टी के साथ साथ मतलब नेगेटिव एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी। तो हम्म, इसीलिए आप देखते हो कि शहरों में क्राइम्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज। अच्छा क्योंकि वहाँ पे समाज का जो कंट्रोल है इंसान पे वो ज़्यादा है। लेकिन रूरल एरियाज में अलग किस्म के क्राइम्स होते हैं, जहाँ जिसको हम अट्रॉसिटीज के नाम पे देख सकते हैं, जेंडर के ऊपर अट्रॉसिटीज, जी कास्ट के ऊपर अट्रॉसिटीज, ये बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे एक डोमिनेंट कास्ट होगा या एक डोमिनेंट जेंडर होगा जो दूसरों को प्रताड़ित करेगा। लेकिन जो जिस तरह के क्राइम शहरों में होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, चोरी है, डकैती है, रॉबरी है, या आप चीटिंग है, फ्रॉड्स हैं, इस तरह के जो क्राइम्स हैं जिसको हम प्रॉफिट ओरिएंटेड क्राइम्स कहते हैं, वो शहरों में ज़्यादा होता है। और उसका मेन रीज़न यही है कि इंडिविजुअलिज्म और ऑटोनॉमी सिटी लाइफ में ज़्यादा है। और सिटी लाइफ में एनोनिमिटी है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। किसी एनोनिमिटी का मतलब कि मैं मेरे नेबर को भी शायद नहीं जानता। हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ शायद मेरे नेक्स्ट डोर फ्लैट में कौन रहता है मुझे उतना चली, कभी कभार लिफ्ट में हम मिलते हैं और हेलो बोलते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, एनोनिमिटी है, कौन क्या कर रहा है, क्या रहता है, कैसे काम करता है, कहाँ से कमाता है, किसी को नहीं पड़ी। तो ये एक बढ़ावा देती है कि हम अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए। वेरएज अगर हम एक क्लोज्ड सोसाइटी में रहेंगे तो हर इंसान को पता है कि अगला क्या कर रहा है, और अगर कुछ कुछ भी सस्पिशियस हुआ तो वो यू नो अंदर से डर भी पैदा होता है कि अगर मैं कुछ भी करूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, ये जो एक सिस्टम है, मैं क्लोज सोसाइटीज़ को
फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ कि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो क्राइम का एक फैक्टर बन सकता है। तो यानी कि आज जो हम ये होम सेफ्टी वाली बात कर रहे हैं सर, ये वाली बात शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद शहरों के लिए ज्यादा है, या वेरी ट्रू। या है ना? तो या होम सेफ्टी का ये जो मुद्दा जो जिसके साथ गोदरेज ब्लॉक्स ये पूरा ये कैंपेन लेकर आया है, यहाँ शहरों की हम ज्यादा बात करेंगे। आपने कहा कि एक तो एक दूसरे को लोग जानते नहीं है, दूसरा कहीं क्या आपको लगता है कि ये जो छोटे मोटे चोरियां वगैरह जो करते हैं, जो चोरी चकारी जिसे आम बोलचाल भाषा में कहा जाता है, या तो ये वाले लोग शायद उन्होंने भाप लिया है, नब्ज पकड़ ली है कि क्या क्या गलतियां करते हैं ये लोग। राइट। एक्चुअली ये क्या है कि एक तो रीज़न ये है कि हम लोग काफ़ी समय काफ़ी केयरलेस होते हैं, जो एक बेसिक हमें जो सेफ्टी बरतना चाहिए आम जिंदगी में, वो हम नहीं बरतते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में कुछ पैसे हैं या ज्वेलरी हैं, तो हमने उसको खुला रखा है, हमने उसको एक सेफ जगह पे नहीं रखा है, या हमारे घर के बाहर लॉक को हमने ठीक से सेफली लॉक नहीं किया है, या सेफ्टी डोर नहीं लगाया है। हमेशा एक सेंसिटिव एक सेंस होता है कि ये मेरे साथ नहीं होने वाला है। जी जब हम जी। पढ़ते हैं कुछ इंसिडेंट के बारे में, तो ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ होगा, किसी और के साथ होगा। और इसके लिए शायद हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमें एक सेंस ऑफ शायद ट्रस्ट भी है एक दूसरे के ऊपर, जो एक अच्छी बात है। मतलब इन अ सेंस एक समाज है जिसमें कि अगर लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन शायद इस पे ट्रस्ट के साथ साथ एहतियात बरतना, ये दोनों चीज़ मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जिसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, जिसे हम वल्नरेबल सिचुएशन में है जो व्यक्ति, आप खुद उसे एक तरह से सिचुएशन पैदा कर रहे हो जहाँ की वो शायद गलती कर बैठे। तो आप क्यों मतलब इसमें थोड़ा आपका भी हाथ है, फिर बोल सकते हैं कि आपने भी ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस पैदा किए जिससे कि वो व्यक्ति इस सिचुएशन में आ गया कि उसके हाथ से कुछ हो गया। ये भी एक सिचुएशन है जिसके बारे में मैं सामने रखना चाहता जैसे जैसे मैं समझ रही हूँ, जैसे आपको बहुत भरोसा है आपके घर में जो काम करते हैं, हूँ। भरोसा है आप वर्षों से वो, लेकिन उनके घर में कोई परिस्थिति ऐसी आई जहाँ उन्हें पैसों की जरूरत है और आपके मतलब नोट जो है वो सामने बिना लॉक किए हुए आपने बाहर रख दिया, तो वो इंसान बड़े मतलब वो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपने अपनी गलती की वजह से उसे असमंजस की स्थिति में डाल दिया। मुझे मुझे याद है एक बहुत साल पहले जब मैं आर्थर रोड में सोशल वर्कर था, तो एक केस का मतलब एक व्यक्ति, यंग लड़का था जो किसी व्यक्ति के एक्चुअली मर्डर केस में अंदर आया था। वो मतलब एम्प्लॉयर के घर पे उसने मर्डर की थी। तो उसका डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि एक कारण ये भी था, जब उस केस में थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि उसको उसके घर में परिस्थिति बहुत ख़राब थी, उसे पैसे की ज़रूरत थी सख्त, और उसने अपने एम्प्लॉयर से एडवांस मांगा था। और एम्प्लॉयर ने न तो सिर्फ रिफ्यूज़ किया एडवांस देने से, लेकिन उसे बहुत गाली गलौज की कि पैसे क्यों मांग रहा है, तो अपने आप को क्या समझ के रखा है वगैरह। तो वो उसको बहुत बुरा लगा कि मैं इनके घर में इतने साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन यही मेरी औकात है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो। मतलब उसके बाद कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये हादसा हो गया, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के भी फैक्टर्स हैं जो देखा जाता है, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक हेल्प्स के केस में मैंने कई बार देखा है हम लोगों ने कि उनके साथ अनफेयर बिहेवियर कई बार होता है, इन टर्म्स ऑफ उनके साथ कैसे बात किया गया है या किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है। तो ये उनको चोट पहुंचती है, और कभी कभार, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार उससे एक रिवेंज की फीलिंग आती है। तो एक रिवेंज का तरीका ये होता है कि उनके घर में से कुछ उठा के ले लो और चले जाओ वहाँ से। ये भी एक कारण हो सकता है थेफ्ट को लेके।
जैसा कि उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि होम सेफ्टी अर्बन अर्बन सिटीज में एक ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। क्या अर्बन सिटीज का बदला लाइफस्टाइल, ये सोशल मीडिया पर ये जो शोबाजी, ये इसमें ऐड कर रहा है, इस प्रॉब्लम में ऐड कर रहा है? ज़रूर कर रहा है, क्योंकि हम लोग आज एक कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं। हम्म। कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी का मतलब है कि जो मीडिया का जो ब्लिट्सक्रिग जिसको हम कह हम्म। सकते हैं कि इट इज़ इन योर फेस। आप सुबह हाँ। उठते हो और आपके मोबाइल फ़ोन से शुरू होता है वो, और टीवी में और बाकी सोशल मीडिया में। तो इतना ज़्यादा समाज में प्रोडक्ट्स का एक प्रलोभन बढ़ गया है, जी। अ, जी। जिसके वजह से हर वो इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, जो चीज़ शायद हमारे ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं भी है। मतलब मैं उस जनरेशन से हूँ जिस जनरेशन में हम जब बड़े हो रहे थे, यंग थे, तो हमारे लाइफ में कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और टीवी नहीं था। उम, अ, आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसी भी कोई एक ज़िंदगी, लेकिन आप बिलीव यू मी, वी हैड अ वेरी नाइस लाइफ। बहुत ही हम अच्छी ज़िंदगी बिता बिता रहे थे। तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन आज अगर मुझे कोई कहे कि आप विदाउट टीवी, विदाउट इंटरनेट और विदाउट लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ, आप मोबाइल फ़ोन के साथ अपना लाइफ बिताओ, तो शायद मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा। So ये this is the result of the kind of the control and the hold of हम्म। the media over our lives। जी। और क्या होता है कि uh, अगर मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन मैसेजेस मेरे को मिल रहे हैं कि ये मेरे पास होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, एवरीवन हैज टू हैव अ स्मार्टफोन। और वो भी ऐसा वैसा स्मार्टफोन नहीं, उसमें ये फीचर्स होना चाहिए, उसमें वो फीचर्स होना चाहिए। तो वो एक फैक्टर बन जाता है कि जिसको हम एस्पिरेशनल सोसाइटी के तरफ देख सकते हैं, कि एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है, हर व्यक्ति को हर चीज़ चाहिए। और ये एक माहौल ज़रूर पैदा करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके वजह से लोग क्राइम में जा रहे हैं, लेकिन एक एक फैक्टर है वो। मतलब इतना इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन है उसमें एक इम्पोर्टेंस है। हम्म। अच्छा, जैसे आपने कहा कि चीजें तो चाहिए लेकिन किसी भी अपराधी को सजा नहीं चाहिए, आपको लगता है कि इन लोगों में सजा का डर होता है, पनिशमेंट, मतलब अ, पनिशमेंट? जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति के साथ जब तक कुछ नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तो यही चीज़ शायद अपराधियों के के साथ साथ होगा। भी होगा। हम्म। लेकिन ये कहना कि उनको डर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जितने भी लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है, उससे ये मैं कह सकता हूँ कि उनको भी इस बात का डर रहता है कि आज यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या समाज हमें एक्सेप्ट करेगा, क्या हमें जॉब मिलेगी, क्या हम्म। पुलिस हमें चैन से जीने देगी। क्योंकि हम्म। बहुत सारे लोगों का एक कंप्लेंट भी ये भी रहता है कि एक बार आप जेल जा चुके हो तो आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, फिर आपको पुलिस बार बार भी उठाती है। किसी भी केस में अगर एरिया में कुछ क्राइम हो गया तो सस्पिशन पे भी आपको अरेस्ट किया जाता है, या आपको किसी फेस्टिवल के दौरान आपको 2 दिन के लिए बंद अंदर कर देते जी। हैं प्रिवेंटिव जी। डिटेंशन केसेस में। तो डर नहीं है ये बात, इनफैक्ट सुधरने का एक कारण ये भी है कि लोग डरते हैं कि हमें ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। इसलिए मैं इस लाइन से बाहर निकलना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ। तो डर तो है, ये मैं नहीं कहूँगा कि लोगों में डर नहीं है। हम्म। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि नहीं, हो गया, एक बार हो गया, अब मुझे नहीं करना, या मैं इससे बाहर राइट, निकलना चाहता हूँ, तो राइट। आप ट्रेंड नजर आ रहा है सर, रिफॉर्म, यू नो, या इनफैक्ट अगर आप अगेन देखें कि एक इंग्लिश में एक टर्म है रेसिडिविज्म, मतलब रिपीट ऑफेंस। मतलब एक बार जिसने क्राइम किया है वो बार बार क्राइम कर रहा है। तो हमारे देश का जो रेसिडिविज्म रेट है वो काफ़ी कम है, मतलब कंपेयर्ड टू अगेन मैनी कंट्रीज इन द वेस्ट। और उसका कारण भी मैं यही देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो क्राइम में आते हैं इंडिया में, हमारे देश में, वो सर्कमस्टेंशियल ऑफेंडर्स ज़्यादा हैं। सर्कमस्टेंसेस के वजह से क्राइम में गए हैं, कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं है। और इसके वजह से
हमारे देश में ऐसे कम रेट है जो लोग बार बार क्राइम कर रहे हैं, और जो बार बार क्राइम कर रहे हैं उनमें से भी एक तबका वो है जो जब वो निकलना चाहते थे उस वक्त उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, और उस वजह से वो इस लाइन में ढकेले गए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जब आप अंदर हो, पहली बार अंदर आए हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि जेल का वातावरण आपके लिए कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है। और उस सिचुएशन में आपके पास कोई लॉयर नहीं है, आपका बेल करने वाला कोई नहीं है, आपकी फैमिली यहाँ बॉम्बे में नहीं रहती, या शहर में नहीं रहती, किसी और शहर में रहती है, आप यहाँ एक माइग्रेंट हो, काम करते वक्त कुछ हो गया और उस वजह से आप अंदर आ गए। इस सिचुएशन में अगर कोई आपको अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरा वकील भी करा दूंगा और तेरा जामीन भी करा दूंगा, तो वो 90% वो हाँ बोलेगा, ये जानते हुए कि शायद वो जो जो व्यक्ति उसको हाथ दिखा रहा है वो उसके साथ कोई गलत इस्तेमाल उसका करने वाला है। तो ऐसे भी केसेस बहुत सारे हमने देखे हैं, पर्टिकुलरली जो गैंग्स वगैरह में जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उनमें ये एक कैटेगरी है कि वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो वल्नरेबल है और जो उनके ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। तो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में भी ऐसे केसेस देखे हैं। कोई है सर तरीके, सोचा तो होगा आपने, रिसर्च की तरीके हैं इन लोगों को बचाने के जिनसे बचने की कोशिश हम करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट प्रयास का पूरा काम इस इशू पे फोकस्ड है कि जिस व्यक्ति को सही टाइम पे अगर उसको हेल्प मिल जाए तो शायद वो क्राइम की ज़िंदगी में ना जाए। और इसके लिए हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, हम फिलहाल महाराष्ट्र के 6 जेलों में काम करते हैं और गुजरात के 2 प्रिजन्स में काम करते हैं। और हमारे जो एक पूरी टीम है, सोशल वर्कर्स हैं, फुल टाइम सोशल वर्कर्स हैं और लीगल फेलोज हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जिनके पास लीगल नॉलेज। हमारी टीम है जो प्रिजन के अंदर जाती है और ऐसे लोगों के साथ काम करती है जिनको इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर किसी के पास लॉयर नहीं है जो, तो हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का एक फ्री लीगल एड सिस्टम है, जिसके जिसके अंडर उनको फ्री में लॉयर मिलना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई सिस्टम अवेलेबल है, या उस सिस्टम को कैसे एक्सेस करना है वो नहीं पता होता है। तो हमारे जो सोशल वर्कर्स और लीगल फेलोज हैं वो गवर्नमेंट का जो लीगल एड सिस्टम है उसके साथ उनको जोड़ देते हैं ताकि उनको लॉयर मिल जाए। अगर उनके पास लॉयर है तो लॉयर केस में क्या काम कर रहा है, वो कोर्ट में आ रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है लॉयर्स आके पैसा ले लेते हैं लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं। तो उन लॉयर्स को कांटेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, उनको बताना कि भाई आपका ये केस है, आप इस केस में क्या कर रहे हो, तो उसका भी एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है। दूसरी बात है फैमिलीज़ के साथ जो उनका रिश्ता है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि एक बार अंदर व्यक्ति कोई अंदर चला गया तो उनको मिलने के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक सिस्टम है मुलाकात करके उसको जब एक पर्टिकुलर डे में जाना और वो एक नाम लिखाना होता है, फिर आपको आपका टर्न आता है, फिर 2 मिनट या 5 मिनट के लिए आपको मिलने का चांस मिलता है, वो भी एक ग्लास पार्टीशन के अक्रॉस आप बात करते हो। तो कई बार फैमिलीज भी थक जाते हैं, थोड़े दिन के बाद वो आना ही बंद कर देते हैं, कई लोग ऐसे गरीब घरों से हैं। तो फैमिली के साथ रिलेशनशिप को फिर से इस्टेब्लिश करना, फैमिली से फ़ोन पे बात करना, उनको बताना कि आपका जो जो भी फैमिली मेम्बर है वो अंदर है, इस सिचुएशन है, आप प्लीज़ एक बार उसको मिलने आ जाइए। अगर उसको कुछ छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत है तो उसके लिए कपड़े ले आना या कुछ भी है तो लेकर आइए, वो मांग रहा है। ये एक लिंकिंग का जो रोल हम प्ले करते हैं, उससे धीरे धीरे वो व्यक्ति को लगने लगता है कि मेरे साथ भी कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई है। और उसके वजह से उसके अंदर फिर हमारी एक बातचीत शुरू होती है उसके साथ कि ये ज़िंदगी में जो तुम अभी हो, क्या उसको छोड़ना चाहते हो और क्या उसमें से निकलना चाहते हो। और मैं नहीं कहता कि 100%, लेकिन उसमें से कई लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ सर, ये अब हमको ये नहीं करना है, हमको कुछ नया करना है, आप हमें बाहर निकलने के बाद आप क्या सपोर्ट कर सकते हो। तो हमारा पूरा जो काम है पोस्ट रिलीज़ भी होता है, फिर उसके बाद उनका वोकेशनल ट्रेनिंग है, पुलिस के साथ काम है, उनके फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है। औरतों के केस में उनके बच्चे जो बाहर हैं वो एक बहुत ही वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनके साथ हमारा काफ़ी काम होता है, क्योंकि माँ अंदर है और यूजुअली ऐसे केसेस में जो बाप है वो या तो डिसफंक्शनल है
या वो अबैंडन कर चुका है फैमिली को, और वही एक कारण है जिसकी वजह से शायद वो औरत क्राइम में भी गई है, क्योंकि उसके अपने बच्चों को देखना है। तो ऐसे बच्चे जब अंदर, माँ अंदर है बच्चे बाहर है, तो कोई देखने वाला नहीं है। कई ऐसे केसेस हैं, घर में खाने को नहीं है। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ छोटा बच्चा है, वो अपने 5-6 साल का बच्चा अपने और 2 साल के 3 साल के बच्चों के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जब हम उनके घर पे विजिट को गए। तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत उन बच्चों को संस्था में एडमिट कराना, या किसी रिलेटिव के साथ बातचीत करके उनका केयर टेकिंग करना, उनकी पढ़ाई अगर रुक गई है तो एजुकेशन में सपोर्ट करना, क्योंकि इन बच्चों को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कल ये किसी मुसीबत में और या गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो कई ऐसे चीज़ें हैं जिन पे काम होता है हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू, जिससे हमें लगता है कि इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। जो एक बाहर के समाज में एक जो धारणा है कि जो कई बार लोग ऐसे भाषा भी यूज़ करते हैं, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहेगी, टेढ़ी सीधी नहीं हो सकती। तो हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो ऐसे किसी कारण के वजह से क्राइम में फंस चुके हैं, और अगर उनको सही किस्म का सपोर्ट मिला तो वो इसमें से निकल सकते हैं। तो सपोर्ट वैसे देखा जाए तो काफी सारी जगहों से चाहिए स्थिति को बेहतर बनाने। बिल्कुल। सरकार हो, कानून व्यवस्था हो, राइट। उस क्रिमिनल के अपने ही परिवार का जो माहौल हो, वो थोड़ा सा प्यार हो। आप जैसे लोग तो कर ही रहे हैं काम, बट कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत घर से होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपने घर से शुरुआत करें, मेरा घर सुरक्षित रहे या मेरे आसपास का जो माहौल है वो सुरक्षित है, तो होम ओनर्स जो है सर, वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं? नहीं, एक तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहिए, और आज तो सोशल मीडिया का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो सोशल मीडिया के थ्रू या अलग अलग तरीके से, जैसे ये प्रोग्राम आज हो रहा है बिग एफएम के थ्रू, जो गोदरेज लॉक्स ने ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए कि नंबर वन, आप खुद की सेफ्टी करो, क्योंकि मतलब आप किसी को क्यों अलाउ कर रहे हो कि वो आपको एक्सप्लॉइट करे या आपको हार्म करे। इसका मतलब आप वो कंडीशन, मतलब वो उस तरह का कोई गुंजाइश ही मत रखो जिससे कि कोई आपको एक्सप्लॉइट कर सके। या जैसे अभी ये क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स को लेके जो इतना अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, और क्या कहते हैं, एसएमएस आते रहते हैं, आरबीआई की तरफ से मैसेजेस आते रहते हैं कि आप अपना ओटीपी नंबर किसी को शेयर मत करो, फिर भी लोग फंस जाते हैं, राइट। तो ये एक कांस्टेंट लड़ाई है जिसमें कि आप खुद को भी सेफ रखो, और अगर कोई इस तरह के सिचुएशन में चला गया है तो उसको एक समाज का ही एक अंग मान के आप उसको फिर से एक समाज में वापस आने के लिए एक जगह दो, उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, क्योंकि प्रॉब्लम यह है, आज नहीं तो कल वो व्यक्ति बाहर तो निकलने वाला है। आप सभी लोग जो भी क्राइम करते हैं, सबको आप मतलब फॉरएवर आप अंदर तो नहीं रख सकते। आपके पास उतनी क्षमता भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है। ऑलरेडी हमारे जेल्स जो हैं, दे आर ओवरक्राउडेड लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट कोविड के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कई हजारों प्रिजनर्स को रिलीज किया है, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा ओवरक्राउडिंग है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है, up to May 2020 more than 60,000 prisoners were released on bail, temporary release, कि जब तक कोरोना है तब आप बाहर हो, और जब एपिडेमिक्स एक्ट का वो जो लॉ जो अभी फिलहाल इन एग्जिस्टेंस है, जब वो खत्म हो जाएगा तो आपको वापस आना पड़ेगा अंदर। तो ये जो सिचुएशन है, तो आप सबको अंदर नहीं रख सकते, नंबर वन। नंबर टू, अंदर किसी को रखना एक्सपेंसिव अफेयर है। एक व्यक्ति को अंदर रखने के लिए जितना सरकार खर्च करती है, वही पैसा हमारे देश के एजुकेशन या हेल्थ केयर में जा सकता है। अगर क्राइम रेट कम होगा, आपको पता है कि नॉर्वे में उनके जेल्स खाली हो चुके हैं,
और उन्होंने अपने जेल्स को आसपास के देशों को रेंट पे देने का ऑफर किया है। क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर लोगों को कम्युनिटी सर्विस पे छोड़ा गया है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम इन जेल, आप ऐसा एक सिस्टम बनाया उन्होंने कि वही व्यक्ति को कहीं बाहर काम देके उसको सुपरविजन में रखा गया है। क्योंकि इम्प्रिजनमेंट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, it costs a lot of money, it costs a lot of resources, human resources, security systems, you know, तो इसलिए it's not an ideal thing to keep people inside jail forever, and especially large categories of people जिनको शायद अंदर रहना ही नहीं चाहिए, you know, उनको बाहर रख के उनका सुपरविजन करके उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ के लिए हम सबको जेल भेज देते हैं, टिकटलेस ट्रैवलर्स को जेल भेज देते हैं। अगर कोई आपका ट्रेन का टिकट आपने नहीं लिया है और आपको टीटी पकड़ता है और फाइन नहीं भर पाते आप, तो आपको 7 दिन की सज़ा हो जाती है। तो वो व्यक्ति बिना मतलब के ऐसे व्यक्ति को जेल में रख के क्या मिलने वाला है? वो तो टिकट का पैसा नहीं देने वाला है। तो यू नो आई डोंट नो, थोड़ा सा शायद टॉपिक भटक रहा है, नहीं लेकिन नहीं, आप जो मैं समझ रही हूँ सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली बीच में कुछ ऐसा, एक बीच का कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो अपराधी को जेल से पहले एक मौका दे। बिल्कुल बिल्कुल वो बीच बिल्कुल, का प्लेटफॉर्म जो आपको ढूंढना है, यस, क्योंकि वहां राइट, जाकर हो सकता है ये समस्या थोड़ी सी और बढ़ जाए, वो मैं समझ। राइट, कहीं ना कहीं अब जेल जो शब्द है वो अपने आप में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि या जेल जा सकते हैं, तो शायद बिल्कुल ये बिल्कुल, डर भी है ना। यस, जैसे लालच जो है, अगर लालच आपको अपराध की तरफ लेकर जाता है, तो डर आपको अपराध से थोड़ा सा दूर रखने राइट, की कोशिश, राइट। वही शायद किया भी जा रहा है। क्या लगता है आपको, सूरत बदलेगी? चीजें शुरू हुई हैं, उम्मीद है? बड़ा मुश्किल सवाल है। एक तरफ तो देखते हैं कि कई ऐसे प्रिजन ऑफिसर्स हैं और कई स्टेट्स में भी कई अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको कभी कभी पढ़ने को भी मिलता है, कि जेल के अंदर बहुत अच्छे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। तिहाड़ में तिहाड़ जेल में प्रिजनर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज को बुलाया जाता है अंदर, और उनकी जो ट्रेनिंग की गई है उसके बेसिस पे उनको सिलेक्शन होता है, जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक कैफ़े है जो प्रिजनर्स चलाते हैं। तो मतलब वो प्रिजन में हैं लेकिन वो रोज़ सुबह आते हैं, सारा दिन कैफ़े चलाते हैं और बहुत पॉपुलर कैफ़े है वो, और फिर शाम को वो अपने जेल में चले जाते हैं। कई स्टेट्स में उन्होंने ओपन प्रिजन्स शुरू किया है। ओपन प्रिजन का मतलब है कि अब इट्स अ प्रिजन विदाउट बाउंड्री वॉल्स, तो और वहाँ पे एस्केप रेट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, नेक्स्ट टू नथिंग। तो जहाँ फार्म्स हैं, फील्ड्स हैं, वहाँ फील्ड में वो लोग काम करते हैं। और एक ओपन कॉलोनी का भी सिस्टम है जो कई स्टेट्स में शुरू हुआ है, एक आध दो, जहाँ वो प्रिजनर फैमिली के साथ रहता है। ओके। सुबह हाँ, सुबह काम को जाता है बाहर और शाम को 6 बजे तक वापस आना है उसका, उतना ही कंडीशन है। कमाता है खुद अपने कहीं जाके काम करके, और ये ऑफ कोर्स कन्विक्टेड प्रिजनर्स के लिए है जिन्होंने अच्छा बिहेवियर ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया है अंदर प्रिजन में, तो उनका बाकी का जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है वो। तो ऐसे कई अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। तेलंगाना प्रिजन्स में उन्होंने पेट्रोल पंप्स शुरू किए हैं, करीब 200 पेट्रोल पंप्स जो प्रिजनर्स चलाते हैं और रिलीज प्रिजनर्स चलाते हैं। तो एक तरफ वो पिक्चर दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो बहुत ही मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मीडिया का रोल बहुत पॉजिटिव नहीं है टुवर्ड्स क्रिमिनल्स एंड ऑफेंडर्स। ज़्यादातर इस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि दे आर लाइक सम डेमन्स, और जिस तरीके से सेंसेशनलाइज करके क्रिमिनल्स को प्रेजेंट किया जाना, और हर एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और उसका यहाँ तक कि रेप ऑफेंडर्स का केमिकल कैस्ट्रेशन कर देना चाहिए। और ये जो एक कैंपेन के तौर पे कई बार मीडिया चलाती है, मुझे लगता है कि उनका इनकम बढ़ाने के लिए, लार्जली टीआरपी के वजह से ये इस तरह का जो होता है, उससे कोई पब्लिक एजुकेशन नहीं होता। आप पब्लिक को इनफैक्ट गुमराह कर रहे हो, ये आप एक इम्प्रेशन दे रहे हो कि हमारे देश में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखो तो हमारे देश में क्राइम रेट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर
अगर होता तो शायद हमारी जो फ़िलहाल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो कंडीशन है वो उसको संभाल नहीं पाती। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो बात है कि हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत ही स्लो है, और जब तक उसको आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमारे देश में जजेस का पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे देश में पुलिस का पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे देश में प्रिजन ऑफिसर्स का पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इन्वेस्टमेंट इन क्रिमिनल जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वी हैव अ जस्टिस सिस्टम जो फास्ट हो और एफिशिएंट हो। एक केस को अगर एक व्यक्ति बेल पे बाहर आ जाए तो उस केस को कंप्लीट होने में 10-15 साल भी लग सकते हैं। तो वो 10-15 साल के बाद उसको सज़ा भी हो जाती है, तब तक वो अपनी ज़िंदगी में हो सकता है सेटल हो चुका हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये कितना बड़ा नाइंसाफ़ी है कि जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसके अगर वो देखता है या देखती है कि उसका जो दोषी है वो उसको सज़ा पूरा होने में इतने साल लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमारे लीगल एड सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और लास्टली मैं बोलूँगा, जो काम प्रयास कर रहा है और प्रयास जैसे कई और संस्थाएं कर रही हैं, रिहैबिलिटेशन को लेके हमारे देश में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, यहाँ तक कि कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है जो रिहैबिलिटेशन को फोकस करके काम करे। और इसका मतलब है कि हम सब राम भरोसे छोड़ रहे हैं कि जो व्यक्ति जब तक अंदर है तो अंदर है, बाहर आने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। उसमें से कितने लोग लाइफ में वापस आते हैं या नहीं आते हैं, वापस क्राइम में जाते हैं, अगर पुलिस के हाथ में आ गए तो पकड़ा गए, नहीं तो मालूम नहीं क्या हो रहा है। तो ये एक मिक्स्ड पिक्चर है। मैं कहूँगा कि सिचुएशन पहले से बेटर है, थोड़ा सा अवेयरनेस आया है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। मतलब ओवरऑल कहूँगा तो मैं एक्चुअली ऑप्टिमिस्ट हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन सही में देखा जाए तो नेगेटिव की तरफ पलड़ा काफ़ी भारी है। थोड़ा भारी है। हाँ, तो करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, और अच्छा लगा कि प्रयास जो है वो प्रयासों में लगा हुआ है। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एक चीज जो मुझे समझ आई है सर कि हर जगह तो सब कुछ कर पाना मुश्किल है। एक चीज जो हर इंसान कर सकता है कि कम से कम आपके घर में वो माहौल ना बने, बिल्कुल, अपराधी को बिल्कुल, मौका मिले या आपके घर से कोई अपराधी निकले। बिल्कुल। शायद इसी बात को समझते हुए गोदरेज लॉक्स जो कहता है हर घर सुरक्षित, बहुत जरूरी है अपने घर को सुरक्षित रखें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, तो ये है। सो थैंक यू सो मच सर। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जो आपका नाम सुनते ही जब मुझे बताया गया था कि आपसे मुलाकात होने वाली, मेरे दिमाग में आया था। हाँ, वेब सीरीज है सर माइंड हंटर्स करके, हाँ, जिसमें ऐसे criminals के दिमाग को रीड किया जाता है। आपने देखी है? थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, सॉरी। जी। वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओह सॉरी सर। ओके, अभी अभी मैं क्लियर हूँ सर? नहीं। यस, यस। सो मैं ये कह रही थी कि एक एक वेब सीरीज है सर माइंड हंटर्स, जो ऐसे हाँ, हाँ, दिमाग को, आपने देखी है वो? हाँ, देखा है थोड़ा बहुत। अरे चलिए ठीक है, फिर तो वही मुझे लगा था ऐसा ही कुछ आज कॉन्वर्सेशन होने वाला है आपसे, और बिल्कुल वही हुआ। थैंक यू सो मच गोदरेज लॉक्स की तरफ से हमारे इस होम सेफ्टी वीक का हिस्सा बनने के लिए, और आई एम श्योर आपकी बातें जो हैं वो घर घर पहुंची होंगी, और गोदरेज लॉक्स के साथ होगा हर घर सुरक्षित। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।